सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का भी नमस्कार। क्या बात है, तुमने पहले ही नमस्कार कर दिया हमको, तो भाई हम तो बिल्कुल ऐसे लाजवाब से हो गए। नहीं नहीं। लेकिन भाई ऐसा है कि हमारे बहुत सारे साथियों ने, जो तुमने लगाया ना कि अनुमान लगाया, पर जो है बहुत सारे साथियों ने उसके पर्यायवाची लिख कर भेजा है, बड़ा मजेदार है। लेकिन जो हमारे साथी फेसबुक से नहीं जुड़े, उन्हें भाई विषय तो बता देना कि क्या क्या आज हम लेकर हाजिर हैं। तो आज हम सखियों को, श्रोताओं को बताएंगे कि गलत अनुमान से करे तौबा। हाँ, गलत अनुमान जो हम कर लेते हैं कभी कभी किसी के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी खास वर्ग के बारे में, या किसी कपड़े के बारे में, या खान पान के बारे में, तो उससे क्या नुकसान होते हैं, और नहीं करते तो क्या फायदे होते हैं, ये भी तो देखना होगा कि नहीं। उसके फायदे भी हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे। और आज का जो दिन है, हमारे साथियों को जरूर पता है कि व्यंजन विधि का दिन है, तो हम कुछ व्यंजन लेकर हाजिर हैं। और साथ ही परिस्थिति अनुरूप पहनावा, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। जी हाँ। और सखी विशेष में आज हम वीरांगना को लेकर हाजिर हैं। अम्मू स्वामीनाथन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो अम्मू स्वामीनाथन की बात अगर हम करें तो 22 अप्रैल 1894 में आपका जन्म हुआ, केरल के पलक्कड़ जिले में। अम्मू 13 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनका लालन पालन उनकी माता ने अकेले किया, और घर पर ही उन्हें प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त हुई। अम्मू महज 13 वर्ष की थी तब उनका विवाह मद्रास के प्रसिद्ध वकील सुब्बाराव स्वामीनाथन से हुआ। विवाह के पश्चात उनके पति सुब्बाराम स्वामीनाथन ने घर पर ही उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। उनके पति ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और वे स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने लग गई। बहुत बड़ी बात है उस जमाने में, जिसका जन्म 1894 में हुआ हो, और उनके पति भी उनकी मतलब सहयोग दें, ये बहुत बड़ी बात है, शिक्षा से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने तक। तो जाहिर है कि फिर इस तरह से वो आगे बढ़ती रही। और 1917 में उन्होंने एनी बेसेंट, मालती पटवर्धन, मार्गरेट और श्रीमती दादाभाई, श्रीमती अंबुजमल के साथ मिलकर महिला भारत संघ की स्थापना की, और इसके तहत उन्होंने महिला अधिकारों और सामाजिक स्थितियों के जिम्मेदार जो कारण हैं उन पर अपनी आवाज बुलंद की। 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदार होने के कारण 1 साल के लिए वेल्लोर जेल भी जाना पड़ा। और स्वतंत्रता पश्चात देश का संविधान तैयार करने वाले सदस्यों में 15 महिलाएं भी शामिल थी। उनमें से एक अम्मू स्वामीनाथन भी थी। ये सभी महिलाएं हिम्मत और शक्ति से लबरेज थी। ये सभी संविधान में महिलाओं के अधिकार, उनकी समानता और लैंगिक न्याय की जबरदस्त पक्षधर भी थी। 1952 में वे तमिलनाडु के डिंडीगुल लोकसभा से चुनाव जीतकर संसद में पहुंची। तमिलनाडु की तेज तर्रार नेता थी। 1959 में फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट भी बनी। बाद में उन्होंने CBFC और भारत स्काउट और गाइड का भी नेतृत्व किया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उद्घाटन पर 1975 में उन्हें मदर ऑफ द ईयर्स के रूप में चुना गया। और अम्मू स्वामीनाथन ने अपने बेटे और बेटियों को समान शिक्षा और समान अवसर प्रदान किए। उन्होंने लैंगिक उत्पीड़न और जातिगत उत्पीड़न का हमेशा विरोध किया। उनका व्यक्तित्व संभावनाओं से परिपूर्ण था। खुद तो एक बहुत जीवट वाली महिला थी, वैसे ही उन्होंने जो अपनी संतानें देश को दी, वो भी अपने आप में अनोखे व्यक्तित्व के मालिक थे। उनके पुत्र गोविंद स्वामीनाथन कानूनविद थे। पुत्रियां में अगर हमारे सभी श्रोता जानते होंगे, लक्ष्मी सहगल का नाम सुना होगा, वो उनकी पुत्री थी। और मृणालिनी साराभाई भी आपकी ही बेटी थी, जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। और लक्ष्मी सहगल स्वतंत्रता सेनानी थी और आज़ाद हिंद फौज की सिपाहियों में से एक थी। 4 जुलाई 1978 को स्वतंत्रता आंदोलन की वीर नारी अम्मू स्वामीनाथन का निधन हुआ। हम उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल।
का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। देखो भाई, हम तो यही अनुमान करते हैं कि ये गीत सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? हमने ये अनुमान लगा लिया है। और सखिया भी हमें लिखकर बता रही है कि बहुत अच्छा गाना है। वैसे ये गाना जब भी सुनते हैं ना, मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। बिल्कुल, हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। वैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि क्षमा चाहता हूँ, विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़ने से पहले हम भी अनुमान ही लगाते थे। सभी उद्घोषकों की आवाज इतनी सुंदर है तो उनका चेहरा कैसा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अनुमान तो ज़रूर लगाते हैं, और ख़ासतौर से जिससे हम बंध जाते हैं, जैसे कि हमारे अपने साथियों से रिश्ता बना हुआ है, जो हमारे श्रोता हैं वो हमसे बातें करते हैं, तो अनुमान तो सब लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई फिर बात आती है कि व्यवहार में क्या होता है ना? हाँ, लेकिन अक्सर जिससे हमें बाद में व्यवहार करना होता है और हम एक अनुमान लगा लेते हैं, उसके बाद कुछ अक्सर जब गलत अनुमान लगाते हैं
गलत क्या कहना चाहिए, नकारात्मक लगाते हैं, और उसके बाद वो जब गलत साबित होता है तो बड़ा पछतावा होता है ना। सचमुच। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में बिना सोचे समझे गलत राय बना लेते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति का बाह्य व्यवहार उसकी आंतरिक अच्छाइयों या बुराइयों का सही ब्यौरा नहीं दे सकता है ना। बिल्कुल। और एक बार में जैसे हुआ, कभी हम मिले किसी से और कुछ उसने बेरुखी सा हमें जवाब दिया या प्रतिक्रिया अपनी दी, तो हमने कहा अरे ये तो ऐसा ही है, जबकि हो सकता है कि उस समय वो किसी और वजह से परेशान रहे हों, या उन्होंने मेरे बारे में कोई और राय आपके बारे में बना ली हो। उन्होंने भी तो कुछ अनुमान लगाया होगा, हो सकता है उन्होंने पहले से राय बना के कुछ बेरुखा सा व्यवहार इसलिए किया हो, है ना। दोनों तरफ से हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। और ऐसा भी होता है ना बुआ जी कि कोई हमारा फोन न उठाए, तब हम उसके प्रति गलत राय बना लेते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि फोन शायद उसका गुम गया हो, खो गया हो, या फोन खराब हो गया हो, रिंग सुनाई दे रही है हमें पर उन्हें ना सुनाई दे रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान बीमार हो, फोन उठाने में असमर्थ हो। और ऐसा ही होता है फोन के मामले में कि जैसे व्हाट्सएप के मामले में हम देखते हैं अक्सर कि वो व्यक्ति ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसी से वो जोड़कर कंप्यूटर पर कुछ अपना जरूरी काम कर रहे हों, या किसी जूम मीटिंग में हों, या हो सकता है वो कुछ साक्षात्कार दे रहे हो अपनी नौकरी के बारे में, या आजकल तो बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, परीक्षा दी जाती है, तो कुछ ऐसे में व्यस्त हो कि आपको तो वो ऑनलाइन दिख रहे हैं, लेकिन ना तो वो आपका फोन उठा सकते हैं, ना आपके किसी भी बात का जवाब दे सकें, है ना। तो ये सारी संभावनाएं हैं। तो आपने ये तो अनुमान लगा लिया कि गलत है, लेकिन ये भी तो अनुमान लगा लीजिए कि जो जितने हमने राय बताए हैं बिंदु, हो सकता है उसमें से किसी एक पर वो व्यस्त हो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो मम्मियां हैं, माताएं, उनका फोन जो है बच्चे ऑनलाइन क्लास के कारण यूज करते हैं। हाँ, वही तो वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, मम्मी को खबर ही नहीं। नहीं, मम्मी को खबर है भी तो वो क्या करेंगे। हाँ, क्योंकि जब परीक्षा है या साक्षात्कार दे रहे हैं या परीक्षा हो रही है, कक्षा है, तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो नहीं उठा सकता कोई भी। तो ये सब बातें हैं, इसकी भी संभावनाओं को जरूर समझना चाहिए, ये भी अनुमान लगा लेना चाहिए कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में कोई हमारे पहचान वाले दिखे पर उनका हमारी ओर ध्यान ही नहीं है, तब भी हम ये राय बना लेते हैं कि उन्होंने जानबूझकर हमारी तरफ नहीं देखा। कभी कभी ऐसा होता है, लोग भीड़ में जरूर नजर आते हैं पर दिमाग में कुछ ऐसी उथल पुथल मची होती है, कोई परेशानी होती है जिसके चलते उनका ध्यान इधर उधर नहीं रहता है, या आपको देखकर भी हो सकता है कि उनका दिमाग कहीं और हो, या कुछ गहरी सोच में डूबे हों, या हो सकता है उन्हें कुछ अपना तनाव भी हो सकता है जिसकी वजह से वो उलझन में है। तो जाहिर है कि जैसी प्रतिक्रिया आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे हमने कहा ना कि एक बार के बाद आप अपनी राय न बना लें, बल्कि हो सकता है कि पहले भी कभी आपके साथ उन्होंने जो व्यवहार किया उसे याद करें कि अरे ये तो बहुत अच्छे थे, तो चलो इस समय कुछ हुआ होगा। आमतौर पर हमारे लिए जो पहले बहुत अच्छा व्यवहार होता है वो और नकारात्मक हो जाता है, अरे पहले तो अच्छे खासे थे, अब क्या हो गया, है ना, अब कैसे बदल गए। तो ऐसा ना सोचे। और हमारे साथी ने भी इस बारे में कुछ लिखकर भेजा है, कहते हैं कि अनुमान हमेशा सटीक नहीं बैठते, अतः उनके प्रकटीकरण में सावधानी बरतनी चाहिए। हम दूर से धुआं उठता देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आग लगी होगी, लेकिन उसका क्या कारण है ये अनुमान लगाना कठिन होता है। आग कचरे कूड़े से लगी है, या फिर किसी ने टायर जलाए हैं, या किसी ने दुकान जलाई है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, ऐसा कोई भी प्रकटीकरण वास्तविकता का पता लगाकर ही करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथी ने बहुत सारे, जैसे पहले कहा था कि पर्यायवाची लिखा है कि एक अनुमानित प्रस्ताव या सिद्धांत जिसको सच मानकर उस पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। परिकल्पना करना, भविष्यवाणी करना। अनुमान के पर्यायवाची हैं अंदाजा, अटकल, कयास, ख्याल, विचार, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान, है ना। तो ये सब चीजें अनुमान लगाना वैसे दैनिक जीवन का हमारे हिस्सा है, क्योंकि ज्यादातर संदर्भ में हम किसी माप के वास्तविक मान की अपेक्षा एक अनुमान के प्रति ज्यादा चिंतित होते हैं, है ना। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम उसके प्रति ज्यादा चिंतित होते हैं जो हमें पता नहीं होता, हम जिसके बारे में कयास लगा रहे होते हैं, है ना। और एक साथी ने ये भी लिखा है कि अनुमान ये एक प्रश्नवाचक शब्द हमारे मन का, इससे हम किसी निश्चय पर कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ हमारे ख्यालों में होता है, वास्तविकता में नहीं। इसलिए अनुमान गलत हो या सही, कोई फैसला या कदम सिर्फ अनुमान के आधार पर नहीं लेना चाहिए जब तक कि कोई निश्चय ना लिया जाए। हाँ, यही बात है। और ऐसे ही हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि अनुमान होता है और अनुभव जो होता है वो हमेशा सही होता है, क्योंकि वो परखा हुआ होता है, वो जांचा हुआ होता है। ऐसे ही अक्सर सोनाली बिटिया ऐसा होता है ना कि जब खाने की चीज के बारे में जैसे कोई चीज आई, जैसे ही हमने कहा अरे लो ये तो बड़ी बकवास लग रही है
हो सकता है वो बहुत स्वादिष्ट हो, या खुद बनाने वाला भी जो होता है वो कह देता है अरे आज तो कुछ गड़बड़ बन गया है। तो भाई पहले से ना आप कोई घोषणा करिए, ना उद्घोषणा करिए, ना उसके बारे में। खुद जो चीज खाई जा सकती है, जिसको मतलब बरत सकते हैं, हम व्यवहार में ला सकते हैं, पहले उसको कर लेने दीजिए, फिर देखिए क्या लोगों की प्रतिक्रिया क्या आती है ना? अब जैसे आपने डिश की बात की, तो छोटे बच्चे कोई नई सब्जी हमने उन्हें परोसी, तो देखने से पहले उन्हें ऐसा लगता है कि अरे बाप रे ये कैसी होगी, अच्छी होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल। और हम बड़ों का ऐसा होता नहीं कि कोई दूसरे प्रांत की चीज होगी, डिश होगी, या कुछ दूसरे प्रदेश के, हाँ नया कुछ, तो हम खाने से पहले ही थोड़ा डर जाते हैं कि कैसे होगा स्वाद में। ऐसे ही हम दूसरी जगह कहीं जाते हैं तब हमें लगता है कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें वो स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? और ऐसी बात है कि जब हम सफर पर जाते हैं, हाँ। उस वक्त भी हम अनदेखे जो लोग हैं, जैसे अनजाने लोग हैं, उन्हें भी देखकर हमारे मन में ऐसा आ जाता है कि अरे कैसे हो गए, हमारे घबराहट सी रहती है ना। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा न सोचे, जब आप घूमने जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आपको मिलना है, तो आप खुले मन से मिलेंगे, तो हमें लगता है कि जो भी सामने वाला मिलेगा वो भी उतने ही खुले मन से मिलेगा आपको, है ना? और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में बात आती है कि जैसे हमारे करियर के चुनाव की बात आती है कि हम अच्छा व्यवसाय हमें चुनना है, तो अच्छा डॉक्टर बनेंगे तो अच्छा रहेगा, या इंजीनियर बने तो अच्छा रहेगा, या शिक्षक बन जाते हैं तो कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य से काम लेना होगा, खूब अच्छे से विचार कर लें, क्योंकि ये सब चीज़ें तो पता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, उसमें क्या सकारात्मक बिंदु हैं, उसके कौन से नकारात्मक बिंदु हैं, उन सबको विचार कर लें। जो लोग अनुभव कर चुके हैं उनसे पूछ लें कि क्या रहेगा, फिर आप स्वयं को उस पर तौलें कि आपके लिए क्या बेहतर है और या आपका दिल क्या कह रहा है ना? बिल्कुल सही बात है। और कभी कभी ऐसा होता है ना बुआ जी कि हम कपड़ों को लेकर भी राय बना लेते हैं। हाँ। कि कोई अगर मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं तो हम अनुमान लेते हैं कि इनमें तो संस्कारों का ही अभाव है, या फिर अगर कोई हमेशा बाहर घूमते फिरते हैं, फोटो भेजते हैं, तो हमारे मन में ऐसा आ जाता है उस व्यक्ति के प्रति कि ये तो बाहर से ही खाना मंगवाते होंगे। पर ऐसा भी हो सकता है कि वो सुबह जल्दी जल्दी सब काम करके और फिर खुद के लिए, खुद के शौक के लिए या अन्य कामों के लिए बाहर जाते होंगे। तो इस तरह से अनुमान लगाना भी गलत है। हाँ नहीं, अक्सर होता है कि अगर आपने उनको बहुत अच्छे से रहते हुए देख लिया कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रह रहे हैं या रह रही हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए, और वो घूम भी रही हैं या वो अपनी पेंटिंग कर रही हैं, कुछ और कलात्मक कार्य कर रहे हैं, तो वो मान लिया जाता है कि ये घर का काम तो बिल्कुल नहीं करती होंगी और जरूर सारा वही जैसे तुमने कहा कि या तो किसी और सेविका से खाना बनवाते होंगे या बाजार का ही खाते होंगे या इनके बच्चों को नहीं पढ़ाती होंगी या कुछ तो ऐसा है घर का काम जो ये नहीं करती होंगी तभी ये काम कर ले रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, होता है कि कुछ कुछ लोगों में ऊर्जा ज्यादा होती है, करने की क्षमता ज्यादा होती है, वो कर लेती होंगे, है ना? यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी की पसंद नापसंद को लेकर या किसी की आदतों को लेकर हमें उस व्यक्ति को आंकना नहीं चाहिए। हाँ। शायद ऐसा भी हो कि वो इंसान पूरी तरह से अलग हो। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप पहले उनको बरत लें। जैसे कभी कभी वही हमने कहा ना कि बेरुखा सा व्यवहार हुआ या किसी, हो सकता है कि वो बहुत परेशानी में हो। अक्सर ऐसा होता है सालों साल किसी का फोन नहीं आता और हम पहले उलाहना ही दे देते हैं, तुम तो याद ही नहीं करते हो सकता है कि भाई हमने भी तो नहीं याद किया, है ना? तो वो ऐसा सोच रहे हो कि भाई इन्होंने भी तो नहीं किया 1 साल से फोन। तो बहुत सारी चीजें हैं और अक्सर कभी मेहमान जब हमारे घर आते हैं तब तो खास तौर से हम बना ही लेते हैं, है ना? पहली बार जिससे मिलते हैं। हाँ। तो भाई मिल लीजिए, उसके पहले अपने दिमाग को उलझाने की क्या जरूरत है? यानी अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखें। हाँ। शायद फिर वो फिर वस्तु हो, फिर या फिर कोई व्यक्ति हो, है ना? हाँ। मतलब जो जैसी होगी वो आपके सामने आएगी। ये हम नहीं कहते कि जो अगर कुछ गड़बड़ है तो वो सही हो जाएगा आपके अच्छे विचार रखने से, लेकिन हाँ पहले से बना के विचार और फिर अपने दिमाग को उलझाने से क्या फायदा? जो चीज आ रही है सामने, पहले जैसे कि डिश की बात हुई ना, खा लेंगे तब देख लेंगे, है ना? इसको पहले आजमाइए। हाँ। फिर अपने मन में कोई विचार बनाए कि हाँ ये सही है गलत है। संग
छुप के बंसरी बजाए, वो छुप छुप के बंसरी बजाए रे, वो छुप छुप के बंसरी बजाए, सुनाए मोहे मस्ती में डूबा हुआ राग रे। मोहे तारों की छाँव में बुलाए रे, मोहे तारों की छाँव में बुलाए, चुराए मेरी निंदिया में रह जाऊं जाग रे। लगे दिन छोटा रात बड़ी, में संग आँख लड़ी रे, में संग आँख लड़ी, में संग आँख लड़ी रे। बातों बातों में रोग बढ़ा जाए, बातों बातों में रोग बढ़ा जाए रे, बातों बातों में रोग बढ़ा जाए, हमारा जिया तड़पे किसी के लिए शाम से। मेरा पागलपना तो कोई देखो, मेरा पागलपना तो कोई देखो रे, मेरा पागलपना तो कोई देखो, पुकारो मैं चंदा को साजन के नाम से। फिर मन पे जादू की छड़ी, में संग आँख लड़ी रे, में संग आँख लड़ी, में संग आँख लड़ी रे। सखी मैं कासे कहूँ, रे सखी कासे कहूँ, जाने कैसी ये गाठ पड़ी, में संग आँख लड़ी रे, में संग आँख लड़ी, में संग आँख लड़ी रे। एकदम मीठा मीठा सा गाना, कानों में मधुर रस घोल गया। बिल्कुल रस घोल गया, क्योंकि भाई हमारे साथी ने लिखा भी था ना कि हम अनुमान लगाते हैं कि विविध भारती से हमें अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे, तो मिल जाते हैं। तो भाई हम भी तो अनुमान लगाते हैं ना, और अनुमान क्या लगाते हैं, कह सकते हैं कि हमें बहुत हद तक अनुभव भी है कि आपको किस किस तरीके के गीत पसंद है ना। तो कहीं ना कहीं ये अनुभव है, और ये आपका भी अनुभव है। अनुमान तो आप जरूर रोज लगाते हैं, ये सकारात्मक अनुमान बहुत अच्छा लगता है। अनुमान भी है, और दूसरा इतना लंबा आपका हमारा जुड़ाव है कि अब तो काफी हम एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के स्वभाव से, एक दूसरे की पसंद नापसंद से परिचित हो गए, बहुत अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं। इसके संग संग एक बात आती है कि जब परिचय की बात आती है तो हम अनुमान तो किसी किसी के पहनावे से भी लगा लेते हैं, लेकिन वही ये भी अनुमान लगा लेते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, और कभी कभी ये भी पता चल जाता है कि वो क्या करने जा रहा है ना। जैसे कि आप पार्टी में जा रहे हैं तो देखकर पता चल जाता है, या आप कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पता चल जाता है कि आपने जो कपड़ा पहना है वो कहाँ आप जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस मामले में थोड़ा सा नहीं समझ पाते, ऐसा कपड़ा पहनते हैं, हाँ, ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि लगता है कि वो पार्टी में जा रहे हैं, बाद में पता चलता है अरे वो तो परीक्षा देने जा रहे थे। तो भाई इस तरीके का कहीं तो आपके संग नहीं होता है। परिस्थिति के अनुरूप पहनावा कैसा हो, इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, हमें सजग रहना चाहिए ना। और हमारी सफलता में एक सशक्त व्यक्तित्व का बड़ा योगदान होता है ना। हमारा व्यक्तित्व हमारे पहनावे का दर्पण होता है, पर हमारा पहनावा परिस्थिति अनुसार अलग होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस वक्त, और जब ऑफिस में जा रहे हैं उस वक्त हमारा पहनावा अलग हो, शादी पार्टी में अलग हो। बिल्कुल सही है। कार्यालय में काम करते वक्त हमारे कपड़े बहुत ज्यादा चमकीले गहरे रंग वाले नहीं हों। वहीं आप समारोह में जा रहे हैं तो वो समारोह कैसा है उस हिसाब से चुनाव होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे साथी लिख रहे हैं, जैसा देश वैसा वेश, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार ही पहनावा होना चाहिए। प्रकृति मतलब जैसा वहाँ का मौसम आबो हवा हो, परिस्थिति जहाँ खुशी का माहौल हो वहाँ रंगीन चटक मेकअप ज्वेलरी अच्छे लगते हैं। जहाँ थोड़ी मायूसी है, तकलीफ है, आप किसी की सहानुभूति प्रकट करने जा रहे हैं, वहाँ सौम्य रंग के कपड़े पहनना चाहिए। सुरुचिपूर्ण वेशभूषा पहनावा आपके व्यक्तित्व का आईना होता है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है
और एक साथी ने ये भी लिखा है कि आपके कपड़े पहनने का तरीका आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। किसी व्यक्ति के पहनावे की शैली उसके व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये ठीक ही कहा गया है कि मनुष्य की पहचान उसके पहनावे से होती है। बिल्कुल। लिखते हैं कि आमतौर पर स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के लिए कठोर वेशभूषा संहिता होती है और छात्रों को स्कूल आते व जाते समय स्कूल में या खेलकूद के अवसर पर खेल वर्दी पहनने की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं ना यूनिफॉर्म, तो गणवेश जिसे कहते हैं। तो ये जो होता है वो इसीलिए एक सा होता है। एक तो वहाँ पर एक इसलिए भी होता है कि ताकि सारे बच्चों में एक समानता की भावना रहे, नहीं तो कोई बहुत महंगे कपड़े पहन कर आएगा, कोई सस्ते, तो उनमें एक दूसरे से आर्थिक स्तर पर उन्हें पता चलेगा। तो स्कूल में इसलिए वेशभूषा होती है ना। और सजना संवरना हर किसी को पसंद आता है, मगर बहुत सारे लोग परिधान का चुनाव करते समय दूसरों की नकल करते हैं। कुछ लोग बाजार के चलन के मुताबिक कपड़े खरीदते हैं, मगर आकर्षक दिखने के लिए जितना जरूरी उचित पहनावे का चुनाव है, उतना ही जरूरी है सुरुचि, यानी अपने शरीर की बनावट, पेशा, उम्र आदि को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने पहनने ओढ़ने की शैली विकसित करते हैं तो उसका दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छी बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है। ये सब बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी थी फेसबुक पर। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपको सब कुछ देखना होगा। लेकिन सोनाली बिटिया, एक बात और है कि जो आप कपड़ा पहनते हैं, जाहिर है कि अगर आपके ऊपर अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे कपड़े पहने जिसे पहनकर आप बहुत सहज रह सकें। बहुत अत्याधुनिक कपड़े पहन लिया, या आप आधुनिक हैं और आप पारंपरिक बहुत ऐसा पहनना चाह रही हैं कि हम थोड़ा अलग दिखें, तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मविश्वास खो रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, जिसमें पहनकर आपको सही महसूस हो, दूसरा देखने में अच्छा लगे। जाहिर है कि बार बार हम सुरुचि की जो बात कर रहे हैं वो दूसरों के लिए भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो सब लोग तो सफेद पहन के आ रहा है, नहीं हम तो काला पहन के जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, आत्मविश्वास आपको जो बढ़ा सके आपका, वैसा कपड़ा पहने। ऐसा नहीं कि अब आपने पहन लिया उसके बाद आप शर्मा के चल रहे हैं, कहीं कहीं डर रहे हैं, या आप कहीं कहीं अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। और ऐसा अगर होता है ना तो हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि अगर हमने पहन लिया और हम एकदम आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने पहली बार इस तरह के कपड़े पहने हैं। पर अगर हम उसको छुपा रहे हैं, कहीं पर्स रख रहे हैं सामने, तो कहीं इधर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, तो ऐसे में फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि अरे इसने कुछ पहली बार तो भाई ऐसा ना करें। गड़बड़ करने की जब बात आती है तो जब हम यात्रा पर जा रहे हैं तब जरूर ध्यान रखें कि किस तरह के हमने कपड़े पहने हैं। कहीं ऐसा कपड़ा तो नहीं पहना है कि हम थोड़ा उठे तो कहीं कमर दिख जाए, पेट दिख जाए। वैसे दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने वैसे ही कपड़े पहने हैं, लेकिन अगर आप उसके लिए परेशान हो रही हैं तो आप वैसे कपड़े ना पहने जिसमें आप आरामदेह स्थिति में रहें। बहुत ऐसा तो नहीं कि गला इतना है बड़ा कि आप थोड़ा सा झुक रहे हैं तो आप खुद परेशान हो रहे हैं कि अब ट्रेन आदि में, यात्रा में आप बाकी चीजें संभालेंगे या संभालेंगी या अपने वस्त्रों को, है ना। ऐसा कई बार होता है ना कि कुछ लोग बस साड़ी पहनते नहीं, हम साड़ियाँ ही पहनते हैं, पर जब यात्रा के दौरान फिर ऊपर बर्थ पे चढ़ना है, उस वक्त दिक्कत आ सकती है, गिर सकते हैं हम। तो इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना है कि ठीक है हम भले ही साड़ी पहनते हैं, पर ऐसे जब अब हमें सफर पे जाना है उस वक्त सलवार कमीज पहन सकते हैं कुछ। या अगर आप साड़ी पहनती भी है तो अंदर भी लेगिंग्स पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बहुत सारे और भी तरीके हैं, आप अपने बाकी उसमें बदलाव ना करें। सोनाली, गीत सुनना है क्या? नहीं, कार्यक्रम में वक्त हो चला है अंतराल का। अरे वाह, चलो।
ये है विविध भारती, कार्यक्रम है सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। फिर हाजिर हो गए, और जैसा कि हमने कहा था कि भाई सोनाली गीत सुन लिया जाए, क्या तो तुमने फट से अंतराल ले लिया। कहा कि नहीं अब तो ब्रेक लेना पड़ेगा, तो ब्रेक तो ले लिया तुमने, लेकिन अब गीत भी सुनवा ही दो। सुनते हैं ना। भाई सोनाली बेटिया देखो, हम यात्रा की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बाकी तो सारी बात हमारी चल जाके रुक गई साड़ी के ऊपर। भाई ऐसा नहीं है, बहुत ढीले ढीले जो फ्रॉक वाले घेर वाले कुर्ते आते हैं या जिनमें अलग से दुपट्टे बहुत लंबे लंबे होते हैं, उस तरीके भी के जो कपड़े होते हैं वो भी कभी कभी नुकसानदेह होते हैं और कभी कभी घातक भी हो जाते हैं, है ना। कि आप जल्दबाजी में बस से उतर रहे हैं, किसी के पैर पे दब गया, या बहुत लंबा लंबा जो कुर्ता होता है फ्लोर लेंथ वाला, तो कभी आपके ही पैर से दब गया। तो ये सब भी ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी यात्रा को वो दुखदाई बना दे। हाँ बिल्कुल। और इंटरव्यू देने चाह रहे हैं उस वक्त हमारे कपड़ों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो भी कपड़े पहने मौसम का ख्याल रखते हुए पहने। अगर चिलचिलाती गर्मी में सूट वूट पहनकर आप जाएंगे तो गर्मी और पसीने के कारण आपका काम में मन नहीं लगेगा, है ना। हाँ, लेकिन अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और जैसी कॉर्पोरेट कंपनी है, अगर आपको लगता है कितनी भी गर्मी है सूट पहनना है तो आपको तो पहनना पड़ेगा। तो उसमें कुछ इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए हमें कि हमें साथ रख सकते हैं और फिर वहां जाके भी बदल सकते मतलब हैं। है कि आपको पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया नहीं हमें बहुत गर्मी लग रही थी तो हम हल्की सी टी शर्ट पहनकर आ गए। तो थोड़ा सा आपको कहाँ जा रहे हैं इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको नहीं पसंद है तो भी ऐसे कपड़े अक्सर पहनने पड़ते हैं, है ना।
और इसके अलावा जैसे कि बाकी आप सामान्य तौर पर अगर शादी विवाह में भी जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबने बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़े पहने तो आप भी पहने। हाँ, सामान्य तौर पर इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कपड़े साफ सुथरे हों, फटे ना हों, उस पर कोई दाग धब्बा ना लगा हो, तो फिर तो आपका जैसा भी कपड़ा होता है और अगर आप को आत्मविश्वास है तो फिर वो सब अच्छा लगता है ना? और जब हम स्विमिंग पूल में तैरने जाते हैं या वाटर पार्क में जाते हैं तो उस वक्त हमें जो वहाँ के जो कपड़े हैं, सिंथेटिक कपड़े और जो टाइट कपड़े, यानी किसी में भी अटके ना, हम कोई दुर्घटना ना हो, उन्हीं कपड़ों को हमें पहनना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर हम अलग कपड़े पहनेंगे तो तैरने में बाधा आ सकती है, बहुत आ सकती है। और तैरने के लिए तो खासतौर से जो लाइक्रा होता है वही कपड़ा नियत होता है वाटर पार्क के लिए भी, ताकि वो सरक सके, कहीं आप फिसले नहीं, तकलीफ ना हो आपको या फंस ना जाए। और तैरने में खासतौर से ये सूती कपड़े हैं या सिल्क है, उन सब में पानी भर जाता है तो आपका पैर, हाथ, पूरा शरीर भारी हो जाता है। तो जाहिर है कि जहां पर आप गए हैं वहां नियम ही होता है। अब तो वैसे भी स्विमिंग पूल वगैरह में आपको जाने भी नहीं देते। हाँ, लेकिन आप खुले तालाब में या कभी नदी में तैर रहे हैं तो भी ख्याल रखें कि उसके लिए निर्धारित जो कपड़े हैं वही पहने तो अच्छा रहेगा, है ना? और मौसम के अनुसार भी कपड़ों का हमें चयन करना चाहिए। ठंड का मौसम है, उस वक्त गर्म कपड़े जो है हमें ठंड से निजात देते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि शादी में जाना है भाई, इतने अच्छे नए नए कपड़े सिलवाए हैं, इतना जाएगा उन्हीं कपड़े से, ऐसा? हाँ, फिर तो उसके लिए भी उपाय है। तो क्या करें? कि थर्मल वेयर जो मिलते हैं, वो पतले से कपड़े आते हैं, वो अंदर से पहन ले और उसके ऊपर से हमने साड़ी लपेट लें, उसके हाँ पहन सकते हैं। ब्लाउज जैसा भी होता है वो, पैर में लेगिंग्स जैसा भी होता है, उससे ठंड से हमें निजात मिल सकती है और हमने इतने अच्छे, मतलब फैशनेबल भी दिखना बहुत जरूरी है ना? हाँ, और उसमें बचाव भी कर सकते हैं। तो भाई इस बात का ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि आप लौटे तो बीमार पड़ जाए। हाँ, है ना? और बारिश के मौसम में सिंथेटिक कपड़े पहने जो जल्दी सूख जाते हैं। जैसे हमारी मुंबई में बारिश रुकती नहीं है, पिछले 3-4 महीनों से बारिश हो रही है जी। तो ऐसे में अब जब हम और भी प्रांतों में बहुत हो रही है बारिश, वैसे तो हमारी मुंबई में केवल नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पे हो रही है। तो सही बात है कि ध्यान रखें इस बात का। ऐसे ही बहुत गर्मी है तो आप मोटे कपड़े ना पहने, गाढ़े रंग के कपड़े ना पहने। तो मौसम के हिसाब से तो बिल्कुल अलग स्थिति है, लेकिन जो परिस्थिति है और जो जगह आप जा रहे हैं उस बात का जरूर ख्याल रखें, है ना? और सबसे जरूरी बात है महिलाओं के लिए कि रसोई घर में जब काम कर रही हो उस वक्त कपड़े जो है वो पहली बात तो कॉटन के पहने, और दूसरे कभी कभी ऐसा होता है ना, वो आज की बहुत लंबी लंबी बाहों वाली ड्रेस होती है, तो बिल्कुल भी जब हम गैस के पास में, चूल्हे के पास में काम कर रहे हैं उस वक्त तो वो पहनना टाले, बहुत दुर्घटना हो सकती है, बहुत दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए पहले सिल्क के कपड़े पहने जाते थे, क्योंकि सिल्क जो होता है वो गैस को, अरे आंच को बढ़ने नहीं देता है, वही शांत कर देता है। ऐसे ही सूती कपड़े पहने, सिंथेटिक तो बिल्कुल ना पहने। और जैसे तुमने कहा कि ढीली ढीली स्लीव्स वाली या इधर उधर लटक रहा है झल्लर मल्लर, ज्यादा वो सब ना पहने। थोड़ा रसोई घर के कपड़े अलग ही रखें तो बेहतर है ना? और अब गीत सुनते हैं। जाने मन तुम दिन रात मेरे साथ इस दिल में रहते हो। मेरा ये तराना मेरा है फसाना, ओ मेरे दिल पर। जाने मन तुम दिन रात मेरे साथ इस दिल में अज रहते हो। मेरा ये तराना मेरा है फसाना, ओ मेरे दिल पर। जाने मन आज बरसों से दिलदार मैं हूँ बेकरार, तुम दिल में मेहमान हो। तुम हो मेरी नींद, तुम हो मेरा चैन, तुम तो मेरी जान हो। मेरा ये तराना मेरा है फसाना, ओ मेरे दिल भर।
जाने मन तुम दिन रात मेरे साथ इस दिल में अज रहते हो। मेरा ये तराना मेरा है फसाना ओ मेरे दिल पर जाने मन जाने मन। सुन ओ मेरी जान कहता है जहान मैं तेरे काबिल नहीं। दुनिया है ऐसी इस दुनिया जैसी उल्फत की महफिल नहीं। मेरा ये तराना मेरा है फसाना ओ मेरे दिल भर जाने मन जाने मन। तुम दिन रात मेरे साथ इस दिल में रहते हो। मेरा ये तराना मेरा है फसाना ओ मेरे दिल भर जाने मन जाने मन। तो ये झूमता हुआ गाना तो हमने सुन लिया। अब तुमने पहले ही कहा था रसोई घर में ऐसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहने, तो हमें लग रहा है अब समय आ गया कि रसोई घर में चला जाए। चलिए रसोई घर में चलते हैं। क्या बनाने वाली हो बताओ? सूजी मसाला इडली। अरे वाह। तो इसके लिए हम बता दें पहले सामग्री कि सूजी 2 कटोरी, दही 1 बड़ा चम्मच, तेल 1 चम्मच और फिर प्याज, गाजर, मटर, टमाटर बारीक कटा हुआ और 3 से 4 हरी मिर्च और राई, जीरा, हींग छोटा चम्मच। अब सबसे पहले कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, जीरा चटकाएं, हींग डालें, फिर हरी मिर्च, उसके अंदर प्याज, गाजर, मटर डाले, टमाटर डाले और फिर उसे थोड़ा सा जब वो नरम हो जाए उसके बाद हम उसमें सूजी डालेंगे और सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे। अब जब सूजी भून गई है तो उसमें जितनी सूजी है उसका 3 गुना पानी डाल देंगे। अच्छा। और गैस को बंद कर देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। और नहीं अभी इसे ऐसे रख देना। हाँ, तो फूल जाएगा ना सूजी। उसको 2 घंटे के लिए रखना है उसे ऐसे। 2 घंटे के लिए वैसे ही रख देंगे। अब उसमें जब 2 घंटे बाद में उसमें फिर हम दही डालेंगे, आधी कटोरी दही डाल देंगे और उसके बाद में जब बिल्कुल अब तैयार करना है कि अब हमें इडली के सांचे में लगाना है उस वक्त तो उसमें फ्रूट सॉल्ट डालेंगे 1 चम्मच, नमक डालेंगे और उसको अच्छे से चला के और उसे इडली के उसको फेंट लेंगे और इडली के सांचे में हम उसे 10 से 15 मिनट तक उसे भाप पर पका लेंगे और चटनी के साथ खा लेंगे खिला भी देंगे भाई, खिला देंगे। और देखो भाई जैसे कि इडली बनती है वैसे ही मतलब सांचे में बनाना है बस। और बस ये सूजी से बनती है, नहीं तो हम चावल और उड़द की दाल से बनाते हैं और इसमें हमने सब्जियों का इस्तेमाल किया है और ये है ना 2 घंटे में बन जाएगी। तो ये इंस्टेंट इडली भी इसे कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है क्योंकि उसमें तो दाल चावल पहले से भिगोना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर उसको खमीर उठाने के लिए करना पड़ता है और ये सूजी तो तुरंत 2 घंटे में तैयार हो जाती है। ऐसे ही पोहे के लड्डू हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। 2 कटोरी पोहा चाहिए, 1 कटोरी पीसी हुई शक्कर चाहिए, 1 कटोरी नारियल बूरा चाहिए और 1 चम्मच इलायची पाउडर, आधा कटोरी घी, आवश्यकता अनुसार घी, दूध भी चाहिए। कहते हैं कि पोहे को पहले सेक लीजिए और फिर जब सिक जाए तो मिक्सी में बारीक पीस लें और फिर पिसी हुई शक्कर मिला लीजिए, नारियल का बूरा मिला दीजिए, इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें, घी गरम कर लें और डालकर मिला दीजिए। जरूरत पड़ती है तो दूध मिलाएं, बाकी नहीं तो आप वैसे ही लड्डू बांध कर बस तैयार हो गया लड्डू। इतना आसान सा है। बहुत आसान और बहुत स्वादिष्ट ये लड्डू बनेंगे क्योंकि जब पोहे को तल लेंगे उसको तो ऐसा कुरकुरा हो जाएगा। तो उसका जो है स्वाद बहुत अच्छा होगा। इसका अंदाज हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है ऐसा। और अब मैं शकरकंद का हलवा, इसकी पहले सामग्री 4 शकरकंद, 1 बड़ा चम्मच घी, आधी कटोरी शक्कर और इलायची पाउडर। क्योंकि शकरकंद मीठा होता है इसलिए शक्कर थोड़ी सी उसमें कम डालें। अब विधि है तो शकरकंद को धोकर
छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले, या फिर ऐसे उसको स्लाइस में भी काट सकते हैं, पतली पतली। और अब कढ़ाई में घी डालकर उसमें शकरकंद के टुकड़े डालकर उसे अच्छे से चलाएं, और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको ढककर रख दे। और जब शकरकंद पक जाए तो उसमें फिर शक्कर डालें और 5 मिनट तक उसे थोड़ा सा चलाएं, और उसके बाद उसमें इलायची पाउडर डालें। चाहे तो आप सूखे मेवे भी डाल सकते हैं। सूखे मेवे भी डाल सकते हैं, और जैसे पानी जहाँ तुमने कहा है तो हमारे साथी वहाँ पर दूध भी डाल सकते हैं, उसमें और मिठास आ जाएगी और अच्छा भी लगेगा। तो वहाँ दूध का भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर अब मीठा तुमने बता दिया, तो एक ओट्स का चिल्ला बता दें। ओट्स 2 कटोरी, प्याज टमाटर गाजर कटा हुआ सब चाहिए, हरी धनिया हरी मिर्च, तेल और नमक चाहिए, फ्रूट मसाला और 1 छोटा चम्मच चाहिए, 1 चम्मच दही चाहिए। ओट्स को महीन पीस कर उसका पाउडर तैयार कर लें, और इसमें दही प्याज टमाटर गाजर धनिया पत्ती हरी मिर्च सब मिला कर रख दें। फिर उसमें क्या करें कि चाट मसाला जो है डालकर इस मिश्रण को रख लें, थोड़ी देर 10 मिनट के लिए सेट होने दें, उसके बाद उसका चिल्ला बना लें। वैसे अगर आप चाहें तो इसमें जो पीसा है आपने उसके संग संग थोड़ा सा जो फ्लेक्स आता है उसको भी आप 1 मुट्ठी डाल सकती हैं। अगर आपने 1 कटोरी बड़ा लिया है तो आप 1 चम्मच उसमें अगर आप वो डाल देंगे, जो बिना पीसा हुआ भी ओट्स जो आता है फ्लेक्स उसका, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा कुरकुरापन बन जाएगा, तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर आप बेसन का चिल्ला बना रहे हैं तो उसमें भी ओट्स आप मिला सकते हैं, और थोड़ा सा उसका जो सूखापन होता है बेसन का वो कम हो जाता है और पौष्टिक भी हो जाता है, क्योंकि इसमें रेशे आ जाते हैं, रफेजेस आ जाते हैं, फाइबर्स आ जाते हैं, है ना। तो ये हम घर पर बना के देखेंगे कि हमने ओट्स का तो बनाया है, पर बेसन के साथ में भी ओट्स मिलाकर, और शायद उसमें अगर आप थोड़ा गाजर और डाल दे, थोड़े और सब्जियां डाल दे तो और भी पौष्टिक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कार्यक्रम हमारा अच्छा हो जाएगा, अगर हम गीत सुनवा देंगे तो सुनते। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है, तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है, तारे सजाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा, तेरे घर के सामने देखें दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। और भाई हमें तो लगता है कि एक हम मीठी डिश बनाएंगे, फिर एक नमकीन डिश बनाएंगे, फिर एक व्यंजन बनाएंगे जो खट्टी मीठी होगी, फिर एक आएगी मीठी मीठी। तो भाई देखो हमने तो चिल्ला बताया था ना, नमकीन मसालेदार। अब तुम क्या बताने जा रही हो? मैं कोल्ड कॉफी। माँ हो, क्या बात है, फेवरेट चीज है भाई, क्या बात है। सामग्री: एक ठंडा दूध 1 गिलास, कॉफी 1 छोटा चम्मच, खजूर 3 से 4। और ये जो कोल्ड कॉफी है ना, ये बिना शक्कर की है। अच्छा। तो खजूर 3 से 4, 1 बड़ा चम्मच ओट्स, 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर, वैनिला एसेंस थोड़ा सा 2-3 बूंद, और बर्फ के 3-4 टुकड़े। तो सबसे पहले खजूर और ओट्स को अलग अलग कटोरी में थोड़े से पानी में भिगो दें, और फिर आधे घंटे बाद खजूर के बीज निकालकर ओट्स और खजूर को मिक्सी में महीन पीस ले। अब कॉफ़ी को एक कटोरी में लेकर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें और उसे 5 से 7 मिनट तक उसे फेंटते रहिए। अब फेंटने के बाद अब ठंडे दूध में ओट्स और खजूर का मिश्रण डालें, फिर फेंटी हुई कॉफ़ी डालें, थोड़ा सा कोको पाउडर डालें और 2-3 बूंद वैनिला एसेंस की डालें, अच्छे से उसे मिलाएं। अब गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें, 3-4 बर्फ के टुकड़े तली में डाल दे, और उसके ऊपर से जो हमने जो तैयार की है जो कॉफी, ये धीरे 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 डालें और ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफी सर्व करें। क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरह से बड़ी, मतलब कह सकते हैं बड़ी पौष्टिक कोल्ड कॉफी तुमने पिला दी। अब हमें लगता है इसके बाद वैसे कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा क्योंकि हमारे साथी लिख रहे हैं कल करवा चौथ है। वो लिख रही हैं कि हमारी सखियों को बताना चाहिए। हालांकि कल तो फरा बनता है, फरा सब जगह अलग अलग ढंग से बनता है। कुछ लोग चावल के आटे में मतलब उसको मार लेते हैं, पिसा हुआ चावल, और फिर उसमें भरावन जो है वो चने की दाल का कोई लोग भरते हैं, कुछ लोग उड़द की दाल का भरते हैं, क्योंकि ताजी इस समय फसल आती है और जो चावल होता है वो थोड़ा लसलसा सा होता है, तो उसको फिर भाप पे पका लेते हैं और उसके बाद खा लेते हैं। व्रत के बाद कुछ लोग कल करवा चौथ के दिन दाल चावल कढ़ी और उतना ही, मतलब पक्की रसोई कच्ची रसोई दोनों बनाते हैं, यानी पूरी सब्जी भी बनाएंगे और उसके संग संग दाल चावल कढ़ी ये सब भी बनती है। तो भाई बड़ा मुश्किल काम है। पूरे दिन व्रत रहने के बाद हमारी बहनें जो है बहुत मेहनत करती हैं। बड़ा भी बनता है, दही बड़ा भी, और बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन फिलहाल ये सब हमारी बहनों को आता है, वो सबकी तैयारी कर चुकी होंगी, है ना। तो हम कुछ और बता दें? बता दीजिए। भरवा शिमला मिर्च। शिमला मिर्च तो वैसे आजकल कह नहीं सकते, किसी भी चीज का सीजन नहीं होता है और हर मौसम में हर सब्जी मिल जाती है। 4 शिमला मिर्च, 2 उबले हुए आलू चाहिए, आधा कटोरी पनीर, कुटी हुई अदरक चाहिए, कद्दूकस भी कर सकते हैं इसे, हरी मिर्च लहसुन, और नमक चाहिए, तेल, हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर, गरम मसाला। और शिमला मिर्च को धोकर पोंछ लें और बीज वाला जो बीज का हिस्सा जहाँ से डंठल है वहाँ से उसको खोल दें और जो बीज है वो सब निकाल लें। फिर कढ़ाई में तेल डालकर उसमें मिर्च अदरक लहसुन डालें, हल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला डालकर चलाएं और उसमें फिर पनीर और उबला हुआ कद्दूकस किया हुआ आलू डालकर चला लें। फिर उसको जैसे भून लें अच्छे से, फिर नमक मिला लें, उसको एक जगह रख दें ठंडा होने के लिए। और फिर जब हमने जैसे शिमला मिर्च को जो खाली किया है उसमें इसको भर दें और एक कढ़ाई बल्कि ऐसी हो जो छिछली हो तो ज्यादा अच्छा है, बल्कि पैन हो तो बेहतर है, उसमें तेल डालकर और इसको रख दें और दोनों तरफ से घुमा घुमा कर पका लें अच्छी तरीके से। और कुछ लोग इसमें बेसन भी लपेट लेते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसन नहीं लपेटना तो आप वैसे भी सेक सकते हैं, है ना। और अब गीत सुनते हैं। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने ये आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं।
मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी। साथ ही ये अंधेरा जैसे मेरा वैसे तेरा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा चंदा, चंदा चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। कल तो हमारी बहनों की नींद उड़ा देगा ये चंदा, है ना? हाँ। सबको इंतजार रहेगा। और भूख प्यास लगी रहेगी, पर उसकी में जो खुशी मिलती है, वो जो दर्शन करते हैं उसमें जो खुशी मिलती है, उसकी बिल्कुल भी अतुल्य है ना। बिल्कुल अतुल्य है, लेकिन अब कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। घड़ी भी बड़ी अतुलनीय चीज है। तो लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।